हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सप्लाई चेन ड्राइवर में से एक ड्राइवर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फैसिलिटीज़। ठीक है, आज फैसिलिटीज़ के बारे में हम जानेंगे, पर इसकी जो अगली वीडियो होगी उसमें फिर हम फैसिलिटीज़ के मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि फिर फैसिलिटीज़ को किस तरह हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई फैसिलिटी होती क्या है, उसका क्या रोल होता है इन सप्लाई चेन। ठीक है, सो बेसिकली फैसिलिटीज आर द वेयर ऑफ द सप्लाई चेन। ठीक है, क्या है वो वेयर ऑफ द सप्लाई चेन, यानी कि ये फैसिलिटीज डिसाइड करती हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो कहाँ अकर करने वाली है। ठीक है, तो फैसिलिटीज हर वो फिजिकल प्लेस होती है जहाँ पे एक बिजनेस मतलब एक कंपनी बिजनेस करती है। ठीक है, जैसे वेयर हाउस या फैक्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चर फर्म्स जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ में आएंगी, और सिर्फ यही नहीं, शॉप्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जिसको हम रिप्लेनिशमेंट सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, जो रिप्लेस करने का काम करता है प्रोडक्ट को, तो वो भी फैसिलिटीज़ में आएगा। ये तमाम फिजिकल चीज़ें फैसिलिटीज़ में आएंगी जो कंपनी के पास मौजूद होंगी, जिसका कंपनी फ़ायदा उठाकर प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है। ठीक है, तो इन सप्लाई चेन दीज ऑल आर द फैसिलिटीज़। ठीक है, अब दूसरा कि यहाँ पर किस तरह के डिसीशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली रोल, लोकेशन और कैपेसिटी जैसे डिसीशंस होते हैं। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री फैसिलिटीज़ बनानी है। ठीक है, अब जैसे वेयर हाउसेज जो होते हैं वो अमूमन हाईवे के करीब होते हैं, और इसके अलावा कमर्शियल एरियाज़ पे होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल एरियाज़ पे भी हो सकता है रेजिडेंटल एरियाज़ पे भी वेयर हाउसेस बन सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज होती हैं वो हमेशा कमर्शियल एरियाज़ पे होती है, क्योंकि उनको लॉ वगैरह भी फॉलो करना होता है। इसके अलावा वो लोकेशन ये भी देखकर बनाते हैं कि वो कहाँ से उनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो करीब हो। ठीक है, अगर वेयर हाउसेस को लोकेट करना है तो इसी जगह पे लोकेट करेंगे जहाँ पे पोर्ट करीब हो। ठीक है, पोर्ट करीब हो ताकि इजीली एक्सपोर्ट किया जाए प्रोडक्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इन्वेंट्री इज इधर ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग और इट इज स्टोर। ठीक है, तो इन्वेंट्री या तो फिर क्या कहते हैं अपना अदर स्टेट यानी कि दूसरी दूसरे लेवल पे जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये होता है ना कि फिर हम रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को फिर हम फिनिश गुड में बनाते हैं। तो जब एक इन्वेंट्री बन जाती है फिर उसके ऊपर एक और प्रोसेस होता है। ठीक है, तो या तो फिर जो इन्वेंट्री होती है, यहाँ पे इन्वेंट्री एज ए रॉ मटेरियल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो है वो फिर दूसरे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होने चला जाता है, या तो फिर वो स्टोर हो जाता है वेयर हाउसिंग्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेंट्री एज अ रॉ मटेरियल एंड एज अ फाइनल गुड दोनों दोनों सेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो रॉ मटेरियल तो या तो फैसिलिटी उसमें फैक्ट्रीज में चला जाएगा ताकि वो फाइनल गुड बन जाए, और अगर वो फाइनल गुड है तो वो वेयर हाउसेस में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी लॉजिस्टिक्स ड्राइवर्स और क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर देखें, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसे समझने में। ठीक है, फैसिलिटी का जो हम ड्राइवर समझने जा रहे हैं सप्लाई चेन का। ठीक है, सो द रोल इन द कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी। अब कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी में इनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला रोल ये होता है सबसे पहली बात ये होती है कि अगर इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी हैं और हर जगह पे फैली हुई हैं, तो इसका मतलब कि उनकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है वो रिस्पॉन्सिव है, यानी कि उनकी जो सप्लाई चेन जिस पे काम करिए वो रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, यानी कि इनकी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव है इन शॉर्ट। तो अब अगर आपको नहीं पता कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिव इज बेसिकली द स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन विच दे फोकस्ड अपॉन। ठीक है, ये स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं, यानी कि कंपनी जो है वो चाहती है कि हम जो है ज़्यादा कस्टमर को सबसे पहले रीच करें, हमारा लीड टाइम कम हो और हम फ्लेक्सिबल हों, यानी कि अगर डिमांड के बढ़ने और घटने से हम आराम से अपनी सप्लाई को बढ़ा और घटा सकें। ठीक है, तो अगर उनकी फैसिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड जगहों पे और काफ़ी जो है वो छोटी छोटी हैं। ठीक है, और उनका खाली एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो बस खाली वही खाली इतना बड़ा है। ठीक है, उनकी फैसिलिटीज इतनी फैली हुई नहीं है,
तो इसका मतलब दे आर फोकसिंग ऑन इफ़िशेंसी, ठीक है, उनके जो सप्लाई चेन इज़ इफ़िशिएंट, उनकी जो सप्लाई चेन है वो इफ़िशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में अपना किरदार अदा करती हैं, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे लिखा है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिव प्रायोरिटी, ठीक है, और अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि उनको जो मैस प्रोडक्शन करनी है तो उनकी फैसिलिटीज इफ़िशिएंसी पे फोकस्ड होंगी, ठीक है। एफिशिएंसी पे यानी कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, खाली एक काफ़ी लिमिटेड फैसिलिटीज़ होंगी और काफ़ी ह्यूज होंगी, ठीक है। जबकि रिस्पॉन्सिव में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फैसिलिटीज़, क्या कहते हैं, छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हर जगह पर होंगी, ठीक है, तब वो जाके रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस स्टडी है टोयोटा एंड होंडा की, ठीक है, जिसे हम रीड आउट करेंगे और समझेंगे कि इस केस स्टडी में क्या है, ठीक है। So, both Toyota and Honda use facilities decisions to be more responsive. Let me just open my pointer so I can point it out. Both Toyota and Honda use facility decisions to be more responsive to their customer. These companies have an end goal of opening manufacturing facilities in every major market that they enter. While there are other benefits to opening local facilities, such as protection from currency fluctuation, trade barriers, is the increase of responsive play a large role in Toyota's and Honda's decisions to place facilities in their local market. The flexibility of Honda facilities to assemble both SUVs and cars in the same plant allowed the company to keep costs down in the downturn of 2008, while competitor SUVs production facilities were idly. Honda facilities maintain a high level of utilization, ठीक है। अब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, लोकल फैसिलिटीज़ बनाने का यानी कि अपनी विद इन कंट्री में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको फिर आउटसाइड के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे टैरिफ हो गया, ठीक है, टैरिफ हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, वहाँ के दूसरे मुल्क के हालात, दूसरे मुल्क की इकनॉमी, ठीक है, उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन, वहाँ की जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, वहाँ के जो रिस्क होते हैं, आप उनसे बच जाते हो अगर आप लोकल फैसिलिटीज़ ओपन करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर होंडा और हम टोयोटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। टोयोटा ने क्या किया, सॉरी, हाँ, टोयोटा ने क्या किया, उन्होंने अ, एक होती है एसयूवीज, ठीक है, एसयूवीज जो है हैचबैक, जो कार होती हैं जीप की तरह होती हैं, ठीक है, और दूसरी कार्स होती हैं जो नॉर्मल कार्स होती हैं। तो टोयोटा ने एसयूवीज और नॉर्मल कार्स को बनाने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ बनाई, ठीक है। अब कार्स आपने अक्सर देखी होगी कि कार्स की जो प्रोडक्शन होती है वो एक असेंबली लाइन में होती है, ठीक है, मतलब एक पूरी लाइन जा रही होती है वहाँ पे, उनके जो कार्स के अलग अलग मतलब वो पड़े हुए होते हैं, फिर हर लेवल पे जो है एक लेबर खड़ा हुआ होता है, कोई टायर लगा रहा होता है, कोई शीशा लगा रहा होता है, ठीक है। ये मतलब कि असेंबली एक पूरी लाइन होती है और वहाँ पर कार को मतलब चलती जाती है और फिर वो उसमें पार्ट जो है वो अटैच करते जाते हैं और वहाँ पे जो मशीन्स है वो भी उस कार के ऊपर काम कर रही होती है और इस तरह वो कार की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो टोयोटा की फैसिलिटी में ये था कि टोयोटा के पास दो सेपरेट फैसिलिटीज़ थी, ठीक है। अब एसयूवीज़ की फैसिलिटीज़ उनके पास सेपरेट थी। अब जो असेंबली लाइन में ऐसे एसयूवीज़ बन रही थी उसमें कार नॉर्मल कार नहीं बन सकती थी, और जिस असेंबली लाइन में नॉर्मल कार बन रही थी उसमें एसयूवीज़ नहीं बन सकती थी, ठीक है। लेकिन होंडा के पास क्या था कि एक ही फैसिलिटीज़ थी जो एसयूवीज़ भी बनाती थी और कार भी बना रही थी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो टोयोटा जो है वो इफ़िशिएंट है, ठीक है, यानी कि वो कम कॉस्ट में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर डुअल सिस्टम होगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, तो टोयोटा जो है वो कम कॉस्ट में काम कर रहा था। लेकिन 2008 है, वहाँ पे जो है वो एसयूवीज़ की डिमांड गिर गई, बिल्कुल गिर गई, कम हो गई, कोई ले ही नहीं रहा था एसयूवीज़, ठीक है। तो टोयोटा को शट डाउन करना पड़ा अपनी फैसिलिटीज़, और जब फैसिलिटीज़ को शट डाउन करते हैं तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ शटिंग डाउन दी फैसिलिटीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप शट डाउन करोगे तो आपको आपके वो जो बची कुची इन्वेंट्री है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, आपका जो लेबर है आपको उसको सैलरीज देनी पड़ेंगी, या तो फिर आप उनको फायर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर रीहायर करना पड़ेगा, तो काफ़ी कॉस्ट लग जाएगी, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि होंडा के पास चूंकि ये फैसिलिटी थी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके पास कि वो उसी असेंबली लाइन में एसयूवीज भी बना सकते थे, कार भी बना सकते थे। एसयूवीज की डिमांड गिरी, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ बंद नहीं की और कार
की प्रोडक्शन जारी रखी और सक्सेसफुली कंपटीशन जीत गए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डिसाइड करना कितना इम्पोर्टेंट है कि इधर योर सप्लाई चेन शुड बी रिस्पॉन्सिव और इफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपोनेंट्स ऑफ फैसिलिटी डिसीजंस पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट तीन जो हमने शुरू में डिस्कस किए, रोल, लोकेशन एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट ओपन माय पेन। यहाँ पे लिखा हुआ है रोल में फ्लेक्सिबल, डेडिकेटेड और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, अब डेडिकेटेड कहते हैं इफिशिएंसी, इफिशिएंट को। ठीक है, डेडिकेटेड इज वेयर देयर इज अ सिंगल प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस। ठीक है, अगर उनकी फैसिलिटीज डेडिकेटेड हैं तो उसका मतलब कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट पे उनके एक सिंगल प्रोडक्शन के प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और वो काफ़ी स्पीड में और उसकी मास स्केल प्रोडक्शन हो रही है और सारी और उस फैसिलिटी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के ही कैपेबल है। ठीक है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती सेम फैसिलिटी। दूसरा आता है डेडिकेटेड, ओ सॉरी फ्लेक्सिबल। Did I just explain flexible? No, I think I'm going to explain now flexible. ठीक है, अब फ्लेक्सिबल को आपको पता ही है कि जब फ्लेक्सिबल अगर फैसिलिटीज होंगी तो वहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे एसयूवीज और हमने अभी टोयोटा और होंडा की एक बात की। ठीक है, टोयोटा जो होंडा की वो फ्लेक्सिबल थी और टोयोटा की डेडिकेटेड थी। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी कि कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसकी आधी 50% फैसिलिटीज़ डेडिकेटेड होती हैं और 50% फैसिलिटीज़ फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट फोकस्ड हैं फैसिलिटीज़ या फंक्शनल फोकस्ड हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट फोकस्ड यानी कि वो लोग वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब वो लोग अपने रॉ मटेरियल भी खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपना रॉ मटेरियल को फिनिश गुड भी खुद प्रोड्यूस करते हैं, सप्लायर्स भी खुद हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी खुद हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी खुद हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने सारा काम खुद ही करना है। ठीक है, वो लोग पूरा पूरा प्रोडक्ट फोकस्ड हैं और वो सारा प्रोडक्शन का काम शुरू से लेके एंड तक खुद ही करते हैं। ठीक है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, इसको हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, अब दूसरा फंक्शनल फोकस्ड। फंक्शनल फोकस यानी कि वो कोई एक फंक्शन अदा करते हैं। ठीक है, जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट क्या करता है, ही इज़ अ रिटेलर, वो खाली एक फंक्शन करता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट फोकस्ड होगा तो रिटेलर भी खुद होगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद होगा और मैन्युफैक्चर भी खुद होगा, सप्लायर भी खुद होगी कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शनल फोकस है तो कोई एक चीज़, जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट क्या है, रिटेलर। ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं करता गुड्स, वो क्या कहते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी बड़ी कंपनी से गुड्स खरीदता है बल्क में और फिर उन्हें रिटेलिंग का काम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वॉलमार्ट इज, इट इज़ फंक्शनल फोकस। ठीक है, वो कोई एक सिंगल फंक्शन पे काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है जब फैसिलिटी सिंगल फंक्शन पे काम करेंगी तो वो डेडिकेटेड होंगी। ठीक है, यानी कि एफिशिएंट होंगी। और अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट फोकस्ड होंगी, यानी कि अब उन वो जो है वो एक सिंगल फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास सप्लायर्स होगा, सप्लायर्स खुद होंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सप्लायर्स खुद होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद होंगे, रिटेलर्स खुद होंगे, हर चीज़ खुद होंगे। तो जो सप्लायर्स की उनकी फैसिलिटीज़ होंगी, सप्लायर्स की जो फैसिलिटीज़ होंगी, जो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होंगे, उनकी जाहिर सी बात है उन सबकी एक कॉस्ट आएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बगैर इलेक्ट्रिसिटी और जो यूटिलिटीज़ जो होती हैं उनके बगैर तो नहीं चलते ना। कोई भी शॉप्स वगैरह कुछ भी ले उठा के, कोई भी फैसिलिटी उठा कर ले लो। ठीक है, तो जो जाहिर सी बात है कॉस्ट जब बढ़ेगी तो हम किसकी तरफ जाते हैं, रिस्पॉन्सिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, कंपनी एक ही सूरत में कॉस्ट पे फोकस नहीं करती जब वो रिस्पॉन्सिव होना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या फैसिलिटीज़ जो है, यानी कि जो वेयर हाउसेस हैं वो क्रॉस डॉकिंग है उनके पास, या तो फिर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ है। अब क्रॉस डॉकिंग क्या होता है, अब मान लो एक एक बड़ा वेयर हाउस है, समझे, क्रॉस डॉकिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एक बड़ा वेयर हाउस है। अब क्या होता है कि कंपनीज जो है डायरेक्ट सप्लायर से ऑर्डर करती हैं। ठीक है, सप्लायर आता है, अब सप्लायर्स ये तो नहीं ना कि अब अगर मैं
जूस की कोई कंपनी है, समझे, जूस की कंपनी से मैं जूस भी मंगाऊँ, डेयरी प्रोडक्ट्स भी मंगाऊँ, ये भी मंगाऊँ, वो भी मंगाऊँ, तो वो तो मुझे जूस ही दे सकेगा ना, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह तो नहीं देगा। तो मुझे अलग अलग कंपनी से अलग अलग चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें जो है वो एक ही स्टोर में या 2-3 स्टोर में वो मुझे सारी चीज़ें एक साथ पहुंचानी है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे जिस वक्त ज़रूरत होगी उसी वक्त ही मैं सप्लायर से ऑर्डर कराऊंगा। फिर वो जो ऑर्डर जब आएगा तो वो फिर उस वेयर हाउस में जाएगा, ठीक है। वेयर हाउस में अब स्टोरेज पर्पज़ के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या मैं गुड्स को स्टोर नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं गुड्स को स्टोर नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वो जब वेयर हाउस में जाएगा तो मैं उसको लेबलिंग करूँगा, उसकी पैकेजिंग करूँगा, और उसी वक्त ही वेयर हाउस की जो दूसरी साइड है वहाँ पे मेरी दूसरी ट्रक्स खड़ी होंगी और मैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट डालूंगा, ठीक है। मैंने उसमें एक पैकेट डेयरी प्रोडक्ट्स का डाला, एक पैकेट जूस का डाला, ठीक है, एक पैकेट मैंने फ्रूट्स का डाला, एक पैकेट मैंने वेजिटेबल्स का डाला, और फिर वो ट्रक जाएगी और शॉप को मेरी सप्लाई करके आएगी, ठीक है। जो मेरी शॉप्स वगैरह होंगी उनको सप्लाई करके आएगी। अब ये क्रॉस डॉकिंग का सिस्टम निकालना था वॉलमार्ट ने, ठीक है। वॉलमार्ट क्या यही करता था, वॉलमार्ट उसी वक्त ही सप्लायर से चीज़ें मंगवाता था, कंपनी से चीज़ें मंगवाता था, उसी वक्त ही उनको शिफ्ट कर देता था, वो स्टोर करता ही नहीं था, ठीक है। अब स्टोर करना करने से आपकी जो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है वो बच जाती है, ठीक है। अब दूसरा स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो यानी कि वो ये आप स्टोर करते हो, देन यू हैव DCs, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, वेयर यू स्टोर द प्रोडक्ट एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रिप्लेनिश द प्रोडक्ट इनटू योर शॉप्स, ठीक है। जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स है, शॉप्स भी बेसिकली फैसिलिटीज़ होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ पे वो उनकी रिप्लेनिशमेंट होती जाती है। रिप्लेनिशमेंट यानी कि रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये फैंसी वर्ड है रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। हम इसको रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट, जब प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया उसको फिर से रिप्लेस करो, ठीक है, ताकि फिर लॉस सेल्स ना हो, ठीक है। लॉस सेल्स कहते हैं जब बंदा खरीदने आए लेकिन उसको माल ना मिले, तो दैट्स मीन यू लॉस द सेल, ठीक है। अब लोकेशन, हम बात करेंगे हमारी लोकेशन के बारे में, ठीक है। वेयर द कंपनी विल लोकेटेड फैसिलिटीज़, कंपनी कहाँ लोकेट करेगी अपनी फैसिलिटीज़, तो जाहिर सी बात है लोकेशन हमेशा अब पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में दो तरह के इंडस्ट्रियल एरिया है, एक है साइट और दूसरा है लांडी, ठीक है। एक है साइट, साइट इंडस्ट्रियल जोन, और दूसरा है लांडी। लांडी वो जो कोरंगी की साइड पे, ठीक है। वहाँ पे अगर आप जाओ तो वहाँ पे आपको बिस्कुट की फैक्ट्रीज मिलेंगी और डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज मिलेंगी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लेबर है वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, पाकिस्तान में नहीं, कराची में, ठीक है, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ और कभी इस्लामाबाद लाहौर वगैरह गया ही नहीं, तो मुझे कराची का ही पता है कि एक साइट एरिया होता है, साइट एरिया इंडस्ट्रियल एरिया, और दूसरा लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, जो कोरंगी की साइड पे है। अगर आप कराची में रहते होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। और अब हम लोकेशन डिस्कस कर रहे थे ना, राइट। सो ये तो हमने डिसाइड किया कि वेयर फैसिलिटीज़ कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कहाँ होनी चाहिए फैसिलिटीज़, जहाँ पे रूट्स करीब हों, पोर्ट करीब हो, ठीक है, और हाईवे करीब हो, तो इसी जगहों पे होनी चाहिए, और प्लस कमर्शियल एरिया हो, और एज अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, क्योंकि आप रेजिडेंटल एरियाज पे कमर्शियल वर्क नहीं कर सकते हो, तो कमर्शियल साइड पे ही होनी चाहिए, ठीक है, आपकी फैसिलिटीज़। दूसरा है कि क्वालिटी ऑफ वर्कर्स में, सॉरी मैं से काट रहा हूँ, इसे हटा देते हैं। Quality of workers, cost of workers, facilities, availability of infrastructure, proximity to customers, location of other facilities, and tax effect, sorry। अब फैसिलिटीज़ जो है हमारी, जाहिर सी बात है, जब कमर्शियल एरियाज़ पे होंगी तो लेबर भी करीब होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स वगैरह, ठीक है। अगर हाईवे के करीब होंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, रोड्स वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वर्कर्स, जाहिर सी बात है, कॉस्ट ऑफ वर्कर्स भी आएगी, क्योंकि जो लेबर वगैरह होंगे वहाँ पे जो काम करेंगे उनको पगार भी देनी होगी, तनख्वाह वगैरह देनी होगी, ठीक है। वर्कर्स, फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्रोक्सीमेटली टू कस्टमर, ठीक है, और लोकेशन ऑफ अदर फैसिलिटीज़ एंड टैक्स अफेक्ट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कंसिडर करनी होती है जब आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे कंपोनेंट की, जो है कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो, कैपेसिटी अगर एक्सेस कैपेसिटी है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, वो यूटिलाइजेशन को
बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब यूटिलाइजेशन क्या होती है, यानी कि आप कैपेसिटी फॉर एग्जांपल आपकी कितनी है, फॉर एग्जांपल आपकी फैसिलिटीज़ है 1000 गुड्स को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। लेकिन अगर आप यूटिलाइजेशन 90% कर रहे हो, यानी कि 90 गुड्स, सॉरी 900, या हाँ 900 अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो एफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन देखो कैपेसिटी के ना यूटिलाइजेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर हर चीज़ यहाँ पे हम प्रेडिक्ट के अज्यूम करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सही होंगी, ठीक है, ना ही अपना एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाएगा, ना ही मशीन ख़राब होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो हम कितनी कैपेसिटी रखते हैं प्रोडक्शन की। तो ये अंदाज़ा हर कंपनी लगाती है कि अगर हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम 900 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इफ़िशेंट हैं, ठीक है। यानी कि वो लोग इतनी मतलब 90% यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को, ठीक है। अब 100% को यूटिलाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है हम आइडियल सिचुएशन में या आइडियल वर्ल्ड में तो रह नहीं रहे। यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे कितनी भी आप इफ़िशिएंसी पे काम करें, यू हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपकी मशीन ख़राब हो जाती है, आपके लेबर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है। कभी कभी मशीन काम नहीं करती, कभी लाइट चली जाती है, तो जाहिर सी बात है आप फुल कैपेसिटी पे वर्क कोई कंपनी कर ही नहीं सकती है, ठीक है। अगर वो 90% तक वर्क करती है तो उसका मतलब दे आर इफ़िशिएंट, ठीक है। अब दूसरा होता है कि लिटिल एक्सेस कैपेसिटी, मोर इफिशिएंट, लेस रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिव पे होती हैं, तो आपकी जो कैपेसिटी वो होती ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी वहाँ पर इफिशिएंसी में 1000 थी, यहाँ पर आपकी 1200 होगी, लेकिन आपकी जो यूटिलाइजेशन होगी ना उस कैपेसिटी की, वो काफ़ी कम होगी, लाइक 70 to 80% होगी, ठीक है। बल्कि 80 भी काफ़ी हो जाती है, 60 to 70% आपकी यूटिलाइजेशन होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैपेसिटी है 1200 गुड्स को प्रोड्यूस करने की, तो लेकिन आप उसमें से सिर्फ 700 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप यहाँ आप 700 इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हो क्योंकि आपके पास इतनी डिमांड नहीं है। जैसे डिमांड बढ़ेगी आप उस हिसाब से अपनी आप अपने उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकोगे, इस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन घटा सकोगे, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल होने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है और आप डिमांड को मैच कर सकते हो वो, ठीक है। यानी कि सप्लाई, अपनी सप्लाई और डिमांड को मैच कर सकते हो। तो ये हमने कैपेसिटी डिस्कस कर ली, ठीक है। अब नाउ मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फैसिलिटीज़ कैपेसिटीज़ टू परफॉर्म द इंटरनेट फंक्शन और फंक्शंस, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जो उसका जो इंटरनेट फंक्शन है या फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करे, ठीक है। और कितना परफॉर्म करे, कितनी देर तक परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट कैपेसिटी या फैसिलिटी कैपेसिटी इज। जैसे अगर फैक्ट्री की कैपेसिटी क्या होगी कि वो कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, वेयर हाउसेस की कैपेसिटी क्या होगी कि वो कितने प्रोडक्ट स्टोर कर सकती है, ठीक है। सो दीज आर द कैपेसिटी। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ दी एंड ऑफ द लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच।